जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और आर 2023 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें ये हमारा पहला फुल लैंग्थ टेस्ट है। इससे पहले हम जो है 3 सब्जेक्टिव टेस्ट करवा चुके हैं, जो इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 140 क्वेश्चंस को कराया है। और ये जीएस वर्ड का हम टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ये आपकी, और पहला फुल लैंग्थ टेस्ट है। जनरल स्टडीज़ के इसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है, और 60 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। तो इसमें 140 क्वेश्चन वाला जो जीके जीएस का पार्ट है उसको हम कवर करा रहे हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोतों के अंतर्गत शामिल पुरातात्विक स्रोत जो अभिलेख हैं, इनके संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है कि मास्की गुर्जरा एवं निट्टूर से प्राप्त अभिलेखों में सम्राट अशोक को देवानाम पियदस्सी कहा गया है। क्या ये सही है? तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मास्की गुर्जरा एवं निट्टूर से अशोक का जो नाम है सम्राट अशोक यही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, देवानाम पियदस्सी जो है इसके अन्य अभिलेखों में है। मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोधर्मन से है, तो ये एकदम सही है। जो मंदसौर अभिलेख है इसका संबंध है मालवा नरेश यशोधर्मन से। उसके बाद थर्ड है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। और थर्ड है, गिरनार अभिलेख से खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है, तो ये भी गलत है। क्योंकि गिरनार अभिलेख तथा जो अथवा इसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, इससे खारवेल नहीं बल्कि रुद्रदामन के विजय और व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। ठीक, तो जो खारवेल है इसका अभिलेख जो है, इससे संबंधित जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, राइट आंसर है 2, केवल 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है इसे कहा जाता है, तो ये सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। और जो अभिलेख होते हैं ना, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संहिता दे रखी है, दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस संहिता से संबंधित है? तो देखिए, जो ऋग्वेद है ये संबंधित है ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण से, और जो यजुर्वेद है ये शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद जो है वो पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है वो गौपत ब्राह्मण से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए जो कथन हैं और कारण हैं ये दिए गए हैं, इनको बताना है कि क्या ये सही है या गलत। तो कथन ए है, हड़प्पाई शासन व्यवस्था में वर्णिक की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रधान थी। तो जो हड़प्पाई शासन व्यवस्था थी इसमें जो वर्णिक था इसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण एवं प्रधान थी, सही बात है। और हड़प्पावासी वाणिज्य एवं व्यापार की तरफ अधिक आकर्षित थे, ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी स्पष्टीकरण भी सही देता है। ए सही हो गया। क्वेश्चन 5 है, मनुस्मृति में विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? तो जो मनुस्मृति है इसमें विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप के इतिहास के क्वेश्चंस हैं, आपको आर के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन रखे गए हैं, ज़्यादा लेवल ऊपर भी नहीं रखा गया है जो कि आपको लगे एकदम पीसीएस में बैठ के जाके। हालांकि कंपटीशन इस बार टफ है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो इस टाइप के फैक्ट भी पूछे जाएंगे आपसे कि मनुस्मृति में विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं। तो 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि 2 प्रकार का मतलब वर्णन अंतिम 4 में निंदनीय है और पहले 4 में प्रशंसनीय विवाह है। ठीक है, तो 4 प्रशंसनीय विवाह हैं और 4 निंदनीय विवाह हैं। टोटल 8 प्रकार हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस एक भारतीय शासक ने सीरिया के शासक एटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी मदिरा एवं दार्शनिक की मांग की थी? तो ये किसने मांग की थी? बिंदुसार ने। बिंदुसार ने कहा था कि भाई जो एथीनिशियन लेखक हैं उन्होंने भारतीय शासक बिंदुसार तथा सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम के बीच जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है इसके बारे में वर्णन किया है। तो बिंदुसार ने जो है एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर मांगी थी और मीठी मदिरा मांगा था, जबकि उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दास प्रथा हमारे यहाँ मना है, भाई हम व्यापार नहीं कर सकते व्यक्तियों का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन ए दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं करना चाहता था। क्या ये सही है? तो पहला सही है,
कारण से वो कथन सही है। कारण है दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन की स्थापना से सुल्तान को प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेना पड़ता, तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व से ये बच रहा था, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और ये स्पष्टीकरण भी इसका एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी दे रखे हैं और उनके पद दे रखे हैं। तो इनको इनमें बताना है कि एक युग्म असत है, तो कौन सा युग्म जो है असत है ये ढूंढना है। आरजे ममालिक जो था वो सैन्य विभाग का प्रधान था। अमीर ए तुजक ये हुआ करता था उत्सव के आयोजन का अधिकारी, और अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार लागू कराता था। और बाकी ये जो मुहत्सिब था ये गलत है, ये गुप्तचर विभाग का नहीं बल्कि शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। ठीक है, और जो बरीद ए ममालिक था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 है तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती है। तो ये विजयनगर साम्राज्य का भरण पोषण करती है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करें तो इसके 4 वंश थे। कौन कौन से राजवंश थे? संगम, तुलुप, सुलुप और अराविडू। ठीक है, और इन्होंने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शंकराचार्य तथा स्थापित मठों एवं स्थानों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ मठ है, दूसरी तरफ उनका स्थान है। तो देखते हैं जो वेदांत मठ है ये श्रृंगेरी दक्षिण भारत में है। जो गोवर्धन मठ है ये जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत में है। शारदा मठ कहाँ पे है? द्वारका पश्चिमी भारत में। और ज्योतिर्मठ कौन सा है? बद्रीनाथ में। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में कौन सा है और दक्षिण भारत में कौन सा है, इस तरीके से, और बाकी स्थान भी इसके पूछ सकता है। तो आप याद कर लीजिए, राइट आंसर है इसका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियानों के संदर्भ में कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो इसमें सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है रायसीन अभियान 1543 में हुआ, ये सही सुमेलित है। बाकी ये सभी गलत हैं। तो देखते हैं मालवा अभियान कब हुआ था? ये 1542 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये गलत हो गया। और मारवाड़ का अभियान कब हुआ था? ये 1544 में हुआ था, ये भी गलत हो गया। और कालिंजर का जो अभियान हुआ था वो 1545 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। और इसी अभियान में जो कालिंजर का अभियान था ना, इसी अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो उसी अनुपात में दे रखे हैं जिस तरह से, जैसे लगभग 20-25 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में पूछता ही है, तो उसी तरह 20-25 क्वेश्चन इसमें दे रखे होंगे। और जिस अनुपात में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ऑफिशियल पेपर में, उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 है अकबर के द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का कहलाता है। तो ये कहलाता है संसब। तो अकबर ने जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का जारी किया उसको संसब कहते थे, जो कितने तोले का था? 100 तोले का, और 100 तोले से भी अधिक वजन का था। अकबर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो प्रचलित स्वर्ण का सिक्का था उसको इलाही कहा जाता था। मतलब अगर बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा संसब, और जो सर्व प्रचलित था मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाला था वो था इलाही। ठीक है, फिलहाल तो इसका राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13 है औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत में चलाए गए अभियानों का नेतृत्वकर्ता का सही क्रम बताना है। तो पहले शाइस्ता खान ने, मतलब जो औरंगजेब ने अभियान चलाए थे उसका अभियान का नेतृत्वकर्ता पहले शाइस्ता खान था, और उसके बाद जो है जय सिंह था, और उसके बाद मुअज्जम और औरंगजेब, ये था राइट इनका जो है सही क्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक कथन है एक कारण है, उनको बताना है कि सही है या गलत। कथन ए है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। तो ये सही है। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा जो है विद्यमान थी, और मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ये भी सही है। लेकिन देखो कथन और कारण तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे इसे कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा जो है विद्यमान थी क्योंकि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, तो ये स्पष्टीकरण हो जाएगा गलत। ठीक है, तो स्पष्टीकरण गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन 15 है सूची 1 स्वतंत्र राज्य और संस्थापक दे रखे हैं इधर। तो जो हैदराबाद राज्य था इसकी जो स्थापना की थी हैदराबाद राज्य की, वो की थी निजामुल मुल्क ने। ठीक है, निजामुल मुल्क जिसको चिनकिलिच खान के नाम से भी हम जानते थे, चिनकिलिच खान,
और कर्नाटक इसकी जो संस्थापक थे वो थे सादत खान, और अवध इसके संस्थापक मार्तंड वर्मा, और केरल बुरहान मुल्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पुर्तगाली बादशाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक ऐसा पुर्तगाली बादशाह था जिसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए शांत जल की नीति का संचालन किया। एकदम गलत है। और सेकंड दे रखा है, नीनो डी, पहला गलत हो गया। और नीनो डी कोन्हा 1529 में बादशाह बनकर भारत आया। इसने जो है 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। ये सही है। ठीक है, तो केवल 2 सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि पहला इसीलिए गलत है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये भारत आया था 1509 में, और भारत में पुर्तगाल से दूसरे वायसराय के रूप में, ये दूसरे वायसराय के रूप में आया था, और इसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में शांत जल की नीति को बंद कराया था। संचालन नहीं बल्कि ये बंद कराया था इसने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा सही है। राइट आंसर इसका हो गया केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो, ये वाला जो युद्ध वाला, वॉर वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। चाहे इससे ये पूछ ले कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि में समाप्त हुआ, या मतलब जो भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिलना ही मिलना है। तो हम अच्छे से इससे रिलेटेड जो कंप्लीट इनकी सीरीज़ है कर्नाटक युद्ध की और आंग्ल मैसूर युद्ध की, इसको देख लेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, पहले तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। ये सभी जो है सही मैच करे हुए हैं एकदम। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में हुआ। प्रथम जो हुआ था तो वो 1746 से 1748 तक हुआ। दूसरा 1749 से 1754 तक हुआ। तीसरा जो हुआ था वो यहाँ तीसरा नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से लेके और 1763 तक। ठीक है, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, तो ये हो, इसका राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा अपने उपनिवेश के विस्तार के क्रम में लड़े गए युद्धों की एवं की गई संधियों के संदर्भ में विचार करें। तो देखो, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला तथा 1816 में सुगौली की संधि पे समाप्त हुआ। एकदम सही है। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तत्पश्चात बर्मा का विलय कर दिया गया भारत में। ये भी सही है। और 1839-42 में लॉर्ड लिटन के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ये गलत है। ठीक है, और चौथा भी सही है। एलन बेरो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था तथा चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया 18 का सी। पहला, दूसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन 19 है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम बताना है। इनको कालानुक्रम के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा सतारा। सबसे पहले सतारा की संधि सतारा को विलय किया था 1848 में। फिर बगहात को किया था इन्होंने कब? 1850 में। झांसी को 1853 में, और उसके बाद अवध को किया था 1856 में। ठीक है, और बीच बीच में कुछ और भी किए थे, जैसे जैतपुर संबलपुर को 1849 में विलय किया था, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में। ठीक है, याद रखना। ये राइट आंसर इसका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, नील विद्रोह। ये विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। तो ये सूची 1 और सूची 2 में विद्रोह दे रखे हैं, और इधर इनका कूट दे रखा है, मिलाना है इसको। ठीक है, तो मिलाते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था। ऐसे मान सकते हैं कि 1857 क्रांति के बाद 1859-60 में हुआ ये। संताल विद्रोह इसके जस्ट पहले हुआ था। ठीक है, 1855-56 में। 1857 क्रांति से पहले हुआ ये। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 में हुआ। और कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ था 1824 से 29 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए का दूसरा, बी का पहला मैच हो रहा है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा। राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन और कारण दे रखे हैं।
कथन ए है, देखिए जो ये हिस्ट्री है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और एंशिएंट और मिडिवल की अपेक्षा। ठीक है, कथन ए है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो ये पहला सही है और मतलब कथन सही है। और कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही मतलब सही उत्तर बताना है। तो कारण भी सही हो गया, कथन कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो स्पष्टीकरण है ये सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो गया बी। ठीक, 22 है, ये मैच करने को दिया हुआ है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखो वुड का घोषणा पत्र यानी वुड्स जो घोषणा पत्र हुआ था वो 1854 में आया था, पहला गलत है। हंटर आयोग 1882-83 में था, ये भी गलत है। कर्जन की शिक्षा नीति कब आई थी? 1904 में। और शेडलर आयोग 1917 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। शेडलर आयोग किससे संबंधित था आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है डिकी वर्ल्ड प्लान। ये डिकी वर्ल्ड प्लान है, ये भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है और माउंटबेटन ने 1947 में भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ल्ड प्लान तैयार किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है राजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय किया था। ऐसे याद रखना कि 31 अक्टूबर को एक विशेष दिन मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं, वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है और उन्हीं से संबंधित ये विलय है। तो याद रखना उनकी जो जयंती है, उनका जो बर्थडे है उससे कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ठीक है, 26 अक्टूबर को 1947 को जो है साइन किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने हेतु डूरंड आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1888 से 94 के मध्य गवर्नर जनरल ये रहे थे और इनके ही शासनकाल में 1893 में जो है भारत अफगानिस्तान के सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग का गठन हुआ था। और इन्हीं के समय में दूसरा कारखाना अधिनियम भी आया था 1891 में और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी इन्हीं के समय में आया। सम्मत आयु विवाह अधिनियम 1891 ये भी इन्हीं के समय में आया और अफीम आयोग बना था 1893 में, ये भी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी। कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है। तो 8 डिग्री चैनल ये मालदीव मिनिकाय को अलग करता है, या मतलब ऐसे कह लो कि मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। ए सही है, सही सुमेलन पूछा है, ए सही हो गया। बाकी ये 3 गलत मैच हैं, हम बताते हैं इसमें सही क्या मैच होगा। ठीक है, तो जो 10 डिग्री चैनल है ये 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच है। ठीक है, 6 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। ठीक, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 27 है दिल्ली का लाल किला सांची का स्तूप सिकंदरा में अकबर के मकबरे में किस संरचना की चट्टानों का प्रयोग इनके स्थापत्य में किया गया है? तो ये किया गया है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। ठीक है, जो विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर है और चूना पत्थर है, इससे निर्मित ये संरचनाएं हैं, याद रखना ये। 28 है कथन ए कारण ए, वो कारण आर दे रखा है। तो कथन ए जो दे रखा है इसमें है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं। और हाँ ये सही है, कथन तो सही दे रखा है। और कारण है पूर्व में दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊंचा है। तो ये कारण भी सही है, लेकिन ये जो इसकी व्याख्या दे रखी है स्पष्टीकरण, ये गलत है। तो स्पष्टीकरण सही नहीं है, बाकी ए और आर दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण अगर सही होता तो राइट आंसर ए हो जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के प्रमुख दर्रे दे रखे हैं और उनसे प्रशस्त मार्ग ये दे रखे हैं। ठीक, तो सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। तो जो जाराला है ये भारत और चीन के मध्य है और जो जेलेपला है ये गंगोटोक और ल्हासा इनको जोड़ता है, मतलब मार्ग निकलता है इनको जोड़ने वाला। और जो पांगशाऊ है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच है और तुजू मणिपुर म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी।
क्वेश्चन 30 है 16 वन पाए जाते हैं तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में, अन्नामलाई पहाड़ी में और पालनी पहाड़ियों में, इन तीनों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है खनिज और खान दे रखे हैं, इनको मैच करना है। तो ये जो जस्ता है, जस्ता पाया जाता है जावर में, जावर खान में, सोना हट्टी में, और क्रोमाइड जो है वो सुकिंदा खान में, और पायराइट अमजोर खान में। ठीक है। तो जस्ता जावर में हो गया, जा से जस्ता, जा से जावर। सोना और हट्टी हो गया। ठीक है। क्रोमाइड पाया जाता है सुकिंदा में और पायराइट अमजोर खान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो लैटेराइट मृदा है इसके संदर्भ में बताना है। तो इस मृदा में जैव पदार्थों नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम की कमी रहती है। याद रखना, कमी रहती है। जो लैटेराइट मृदा है सूखने के बाद बहुत कड़ी हो जाती है, पथरीली हो जाती है, और इसका जो प्रयोग है वो ईंट के निर्माण में किया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और कैल्शियम की कमी रहती है। 33 है साल भर तक, कहना है कि साल भर तक 30 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। गलत है ये, क्योंकि 30 डिग्री सामान्यतः ये पछुआ पवनें जो हैं वो 30 डिग्री उत्तर 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, सिर्फ उत्तरी या उत्तरी तथा दक्षिणी की नहीं, याद रखना। इन्होंने कहा है कि 30 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री दक्षिणी, बहुत लंबा हो गया। यानी ये अगर 30 डिग्री उत्तरी हुआ और 60 डिग्री यहाँ दक्षिणी हुआ तो कितना ज़्यादा गैप हो गया। ये दोनों में 30 से 60 डिग्री के मध्य, इनके बीच, ठीक है, इनके बीच जो है हवाएं चलती हैं। तो ये पहला गलत हो गया पछुआ पवनों का। और सेकंड है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाला आर्द्र वायु राशियाँ पछुआ हवाओं का ही भाग हैं। तो ये सही है। राइट आंसर इसका क्या हो गया? 33 का बी। ठीक है, बी सही है खाली। क्वेश्चन नंबर 34 है हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसमें जो है बी ऑप्शन ये सही है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। 35 है देश और नगर दे रखे हैं, कौन सा देश कौन से देश में कौन सा नगर है, ये मैच करना है। ठीक है, तो टोरंटो कहाँ है? टोरंटो जो है कनाडा का नगर है, और ग्रीस ये एथेंस, ठीक है, और नाइजीरिया लागोस, और सीरिया ये मस्कस। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, 38 डिग्री समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये विभाजित करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। क्यों आती है कमी? क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, पहला सही है। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है, ये गलत है। ऊपरी वायुमंडल में हवा का घनत्व कम है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही हो गया, इसीलिए जो है टेम्परेचर में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 38, रास तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो जो रास तनूरा तेल शोधनशाला है ये सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कौन सा युग्म बेमेल है, मतलब कौन सा मिसमैच है? तो जो डॉनबास बेसिन है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मेसावी रेंज जो है ये लौह एस के लिए है, ना कि तांबा के लिए। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, मेसावी जो है वो लौह एस के लिए है, और डॉनबास बेसिन कोयला के लिए हो गया। मोसुल जो है ये खनिज तेल के लिए है, और ट्रांसवाल सोना के लिए है। तो ट्रांसवाल सोना के लिए हो गया, डॉनबास कोयला के लिए हो गया, और बाकी मेसावी जो लौह एस के लिए हो गया, मोसुल खनिज तेल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है औद्योगिक नगर दे रखे हैं और देश दे रखे हैं। लंकाशायर जो है ये यूके में है, रूर है जर्मनी में, कैहिन है जापान में, दक्षिणी अफ्लेशियन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर इसका हो गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कथन और कारण दे रखे हैं। विश्व में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, सही है, और ये संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, ये भी सही है। तो ए और आर सही है, स्पष्टीकरण भी इनका सही है। 42 है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मध्य एशिया अल्पाइन क्षेत्र में आता है, कांगो बेसिन
ये एक्चुअली जनजातियाँ दे रखी हैं इनसे संबंधित, मतलब जो आदिम जातियाँ हैं वो, ठीक है। तो मध्य एशिया में अल्पाइन रहते हैं, और कांगो बेसिन में ये नेग्रिटो नहीं रहते हैं, बल्कि कांगो बेसिन में पिग्मी रहते हैं। कालाहारी में बुशमैन, और स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उसमें नॉर्डिक रहते हैं, ठीक है। और ये जो निग्रेटो रहते हैं ना, ये रहते हैं दक्षिणी पूर्व एशिया में, याद रखना ये चीज़। राइट आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पर विचार करें, और कह रहे हैं कि उपरोक्त स्थानों में से कहाँ पे रक्त वर्षा होती है। तो रक्त वर्षा जो है केवल इटली में होती है, ठीक है, केवल इटली में होती है रक्त वर्षा। और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो सहारा मरुस्थल से, सहारा मरुस्थल हो गया आपका, और ये भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। इससे सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो चलने वाली होती हैं गर्म शुष्क तथा रेत भरी पवन, इनको शिरको कहते हैं। इस पवन के साथ लाल रेत भी मिश्रित रहती है। जब से ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं, जब ये पवनें जो है भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं, तब नमी धारण कर लेती हैं, और उसके बाद जो है इटली के दक्षिणी भाग में वर्षा कराती हैं। वर्षा के समय लाल रेत भी नीचे आती है, जिसे रक्त वर्षा कहा जाता है। देखो कितना अच्छा लॉजिक है, लाल रेत गिरती है यहाँ, ठीक है। ए सही हो गया इसका, केवल इटली, मतलब सी सही हो गया, केवल एक वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो लोम्बोक जलडमरू मध्य जो है वो बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है। राइट आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रेनेडा ये कहाँ अवस्थित है। तो जो ग्रेनेडा है ये अवस्थित है कैरेबियन सागर में, ठीक। 46 है, कौन सुमेलित नहीं है। तो डाउन्स ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो राइट आंसर ए हो गया। बाकी ये स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सेलवास उष्णकटिबंधीय है, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय है, तीनों मैच हैं ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित फसलों में से किस एक को जो है जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये होती है मूंगफली को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, दोआब दे रखे हैं, इधर नदियाँ दे रखी हैं, कौन सी नदी कौन सा दोआब बनाती है। तो विष्ट दोआब ये बनता है ब्यास और सतलज के बीच। वारी दोआब रवि और चेनाब के बीच बनता है, रवि और ब्यास के बीच, सॉरी, विष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच। वारी दोआब जो है वो रवि और ब्यास के बीच है, और रचना दोआब जो है रवि और चेनाब के बीच है, और चाद जो है चेनाब और झेलम के बीच है। इनके नाम में ही छुपा है, देखो उनका नाम जो है किन किन के बीच ये बन रहा है, उन नदियों का नाम इनके नाम में ही छिपा है, चा से चेनाब और जा से झेलम, ठीक है। जा या झा एक ही समझ लो। रचना में रा से रावी और चना चेनाब, इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो हो गया 48 का, वो हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सॉरी भारत की पूछा है, याद रखना, भारत की गॉडविन ऑस्टिन है। तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, लेकिन इस क्षेत्र पे जो है पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ऐसा देश, मतलब ऐसी चोटी जिस पे भारत का ही कब्जा है पूरी तरह से, तो कंचनजंगा है। लेकिन है तो भारत का अखंड क्षेत्र ही है जहाँ पे ये है, वो बात अलग है, कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। राइट आंसर फिलहाल इसका सी होगा। गॉडविन ऑस्टिन को हम K2 नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ। तो ये हुआ था 1914 में, ठीक। इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। 51 है, कौन सा एक हरदोई के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये देखो यूपी स्पेशल का प्रश्न है। तो हरदोई जनपद से सीमा 8 जिले बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं। लखीमपुर खीरी, तो खीरी है इसमें, खीरी बनाता है सीमा, और सीतापुर भी बनाता है, और लखनऊ इसमें नहीं दे रखा, लखनऊ भी बनाता है, उन्नाव भी बनाता है, और बरेली नहीं बनाता है, ठीक है। उन्नाव बनाता है, कानपुर बनाता है, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, ये सभी जो है हरदोई के साथ सीमा साझा करते हैं, बरेली इनमें नहीं करता है। 52 है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने के दौरान आप उत्तर प्रदेश के कुछ शोध संस्थानों को देखते हुए इनका सही क्रम बताइए, लगाना है। तो इनका क्रम लगाना है, देखिए साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बनारस में,
ठीक है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। दीनदयाल पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है मथुरा में। और बीबी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट ये है नोएडा में। तो राइट आंसर इसका बी हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी सत्य पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये गिरवा या गेरुआ नदी इस बिहार से होकर बहती है, ये जो है सत्य है इसके बारे में। बाकी ये उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में अवस्थित है, गलत है एकदम, क्योंकि ये बहराइच जिले में है। इस बिहार की स्थापना 1970 में नहीं बल्कि 1975 में हुई थी और 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी और इनके नामकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दिल्ली परिक्षेत्र को उत्तर प्रदेश प्रांत से अलग करते हुए इसका मुख्यालय जो है आगरा कर दिया गया था। क्या ये सही है? तो पहला सही है। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध का आपस में विलय हुआ, ये गलत है, क्योंकि 1877 में नहीं हुआ था ये विलय। 1877 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और आगरा और अवध इन तीनों का हुआ था, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों का नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी इसका कथन 3 दे रखा है। वर्ष 1937 में इस प्रांत को संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर इसका हो गया, 1 मिनट, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। राइट आंसर इसका हो गया सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुरहाताल पक्षी विहार, ये बेमेल पूछा है, कौन सा गलत है? तो जो सुरहाताल पक्षी विहार है ये है बलिया में, ठीक है। कछुआ वन्यजीव जो विहार है ये है वाराणसी में। और सुर सरोवर पक्षी विहार है आगरा में। बेती पक्षी विहार कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, ना कि चंदौली में। राइट आंसर इसका हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश का वह नृत्य जिसमें महिलाएं अपने सिर पर पहिया रखकर उसके ऊपर घड़ा रखकर नृत्य करती हैं, ये है चरकुला नृत्य, ठीक है। ये ब्रजवासियों का नृत्य है। 57 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी और उनके शहादत स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है सी है। अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या में फांसी मिली थी, केवल यही सही है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में मिली थी, ये गलत हो गया। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में मिली थी, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और रोशन सिंह को प्रयागराज में मिली थी, इन्होंने गोरखपुर लिख रखा है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 58, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ अवस्थित है? कानपुर में, ठीक। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, नेपाल सीमा से बनने वाले कुल जनपद जो है कितने हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले 7 जनपद हैं टोटल। कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जो देवा है वो बारामाकी से मैच करता है। आल्हा, महोबा, कर्मा ये मथुरा नहीं बल्कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। और सुलह कुल जो है ये किससे संबंधित है? ये आगरा, ठीक है। राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 61 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो सी वाला असत्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ये गलत दे रखा है। जो भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की रैंक का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। तो ये सब असत्य की बात हो रही है, सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की व्यवस्था की गई थी इसमें। और इस अधिनियम के द्वारा, पहला सही है, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद विधि सदस्य के रूप में पहली बार भारतीयों को नियुक्त किया गया। दूसरा भी सही है, तीसरा हो गया गलत। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ना कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुसूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 10वीं अनुसूची है ये केवल संसद के सदस्यों और विधानमंडलों के सदस्यों पर लागू होती है, क्या ये सही है? 1 मिनट।
तो पहला सही है। और दूसरा है जून 1951 में अंतरिम संसद द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसके द्वारा, दूसरा भी सही है। तीसरा और चौथा जो है ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो गया पहला और दूसरा। ठीक है। 64 है भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की धारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 65 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66 है राज्य मंत्री परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला जो है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करेंगे, पहला सही है। दूसरा जो है ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया ए, केवल कथन A1 जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। तो ये नीचे कूट दे रखा है, इसके हिसाब से चयन करना है। तो देखो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। मुख्यमंत्री विधि संबंधी जानकारी के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी सही है। राज्यपाल का रोल वही रहता है स्टेट में जो कि राष्ट्रपति का केंद्र में रहता है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका हो गया डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, नीचे कूट दे रखा है, इसके हिसाब से इसको भी लगाना है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कोलिजियम की अनुशंसा पर करेगा, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, ये भी सही है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यताएं हैं इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में है, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही हैं, इसमें उपरोक्त सभी सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गई है, सही है। दूसरा गलत हो गया, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को विनियमित करने के लिए अधिकृत नहीं होता है। ठीक है, तो पहला गलत सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए जो पॉलिटी है इसके क्वेश्चन इजी रहते हैं, आप थोड़ा सा ल्यूसेंट और घटनाचक्र से अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बना पाएंगे अच्छे से, और इसमें सभी क्वेश्चन आप पॉलिटी के कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय का उल्लेख संविधान के कौन से उपबंधों में किया गया है? तो इनका उल्लेख जो है वो प्रस्तावना में है और नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, 2 और 4 ये हो गया सही, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है लोक लेखा समिति के संदर्भ में बताना है कि इन पर विचार करना है। तो 71 इसका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा सही है, यानी कथन स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल से होता है, ये सही है। ठीक है, और ये भी गलत हो गया क्योंकि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं ना कि राज्यसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक। 72 है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो है विचार करना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और 2 है कथन एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, ये सही है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी राइट आंसर सी। क्वेश्चन 73 है 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देखो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, इसमें जो जोड़ी गई थी 92 के द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी BDMS। तो डोगरी जोड़ी गई थी, नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है, और मैथिली जोड़ी गई थी। तो और मैथिली के साथ ये जोड़ी गई थी क्या कहते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 73 का बी, 2, 4 और 5। मणिपुरी भी जुड़ी थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 है उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। डी आंसर सही हो गया। ठीक। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान कौन से बाद में किया गया था? ये किया गया था केशवानंद भारती मामले में। ठीक।
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। इकोनॉमी के क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, इजी ही होते हैं, आप कर सकते हैं। एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अपेक के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अपेक जो है इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 21। अपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर में है। और पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और अपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, संपोषणीय तथा समृद्धि का सृजन करना है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विदेशी विनिमय अधिनियम यानी फेमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना तथा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी भुगतान को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना है। और 1 जून 2000 को भारत में फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया था। और फेमा के अंतर्गत दोषसिद्धि का दायित्व प्रवर्तन एजेंसी पर होता है। राइट आंसर हो गया इसका डी, यानी सभी सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना, ये किसके बारे में बात हो रही है? वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के कार्य के संदर्भ में बात हो रही है कि भारत की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करता है ये। और कर राजस्व को राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए, इस संदर्भ में भी सिफारिश देता है। वित्त विधेयक तैयार करना इसका काम नहीं है। राइट आंसर ए हो गया इसका, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन 80 है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 1961 के बीच। ठीक। क्वेश्चन 81 है, निम्न में से किस मद को मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया इसका। 82 है, स्वामित्व योजना यानी स्वामित्व स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, ये एक राज्य प्रायोजित योजना है। पहला गलत है क्योंकि ये सेंट्रल प्रायोजित योजना है यानी केंद्र प्रायोजित योजना है। और दूसरा है, इस योजना की शुरुआत जो है 15 अप्रैल 2020 को नहीं की गई थी, ये 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। और 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? उसी के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई थी। आप कमेंट करके बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिक कार्यान्वयन एजेंसी है, ये एकदम सही है। तो केवल तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, स्वामित्व योजना। राइट आंसर सी हो गया। इसकी फुल फॉर्म होती है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है। 83 है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है ये केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। ठीक है, ये केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है। निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से प्राथमिक घाटा ज्ञात किया जा सकता है? जो प्राथमिक घाटा है वो ऑप्शन सी सही है। प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा और माइनस ब्याज भुगतान। जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटा देते हैं तब प्राथमिक घाटा बचता है। ठीक। 85 है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS शब्द जो है वो कभी कभी चर्चा में रहता है। किस संदर्भ में ये प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। BEPS का तात्पर्य है टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है इसका तात्पर्य, और जिसके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाया जाता है। यानी जो कंपनियां हैं वो ऐसी जगह पे लोग लगाते हैं जहां पे टैक्स कम दिया जाता है और वहां से माल बना के फिर भारत में या किसी ऐसे देश में बेचना है जहाँ पे टैक्स की रेट हाई है। तो इसे जो है टैक्स वो अपना बचा लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। तो ज्योग्राफी कह लो या एनवायरनमेंट कह लो, एनवायरनमेंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट से रहते हैं। तो ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाले घरेलू उपकरण एयर कंडीशन है, सही है। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, सही है। उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ नाइट्रस ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत है, ये भी सही है। राइट आंसर हो गया इसका डी, यानी तीनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये टॉन्सले ने किया था, AG टॉन्सले ने। ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र का ऐसा तात्पर्य है ऐसा वातावरण जहाँ पर सभी जैविक अजैविक घटक परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। 88 है, कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? तो ये है घास, बकरी और मानव।
ये जो है आहार श्रृंखला बनाता है। घास को बकरी ने खाया, बकरी को मानव खा लेता है, ठीक है। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों का सही युग्म बताना है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी हैं वो है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CO2 भी इसमें उत्तरदायी होती है जलवायु परिवर्तन के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। 91 है, निम्न में से कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित है? तो नाभिकीय विखंडन से संबंधित है बड़े तथा भारी नाविकों के छोटे नाविकों में टूटने की प्रक्रिया, ठीक है। 92 है, नाखून और बाल में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून और बालों में पाया जाता है कैरोटीन, ठीक है। 92 का राइट आंसर हो गया बी। और कैरोटीन वो सबसे ज़रूरी प्रोटीन होती है जो हमारे बालों में प्राकृतिक तौर पे मौजूद रहती है। बालों में ना सिर्फ कैरोटीन बल्कि इससे जुड़े कई प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। ये आपके बालों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। 93 है, निम्न में से रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? ये व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ओके। 94 देखते हैं। 94 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये एकदम सही है। बाकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है नई दिल्ली में नहीं है, ये है लखनऊ में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये लखनऊ में नहीं, ये नई दिल्ली में है। सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर ये जो है आंध्र प्रदेश में है, मतलब सॉरी तेलंगाना में है, हैदराबाद में, ठीक है। तो ये पुणे में नहीं है। तो 95 देखेंगे, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी? तो विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है विद्युत धारा मतलब B = I और इंटू V, ठीक है। ये विद्युत शक्ति P = I × V ये होता है फार्मूला। तो ये कह रहे हैं कि 3 गुना बढ़ा दिया है धारा को, यानी 3I कर दिया, और इसको विभवांतर को भी 3 गुना बढ़ा दिया, यानी 3V कर दिया। तो कितना हो गया? ये P = 9VI हो गया। अब 9VI हो गया तो VI = होता है P, तो यानी P = हो गया 9P, यानी 9 गुना हो गई। समझ रहे हो आप? राइट आंसर इसका कितना हो गया? C, यानी 9 गुना बढ़ जाएगी। 96 है, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव। 97 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बताना है। तो ये देखिए, फीताकृमि एक लिंगी होता है, गलत है ये। और फाइलेरिया निमेटोड होते हैं, सही है। गोलकृमि एक लिंगी होते हैं, सही है। केंचुआ अवलिंगी होता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो गया इसका बी। 98 है, फसल दे रखी हैं, उनकी किस्म दे रखी हैं। लोबिया जो है ये पूसा कोमल इसकी किस्म है, और मिर्च जो है इसकी किस्म है पूसा सदाबहार। फूलगोभी की है पूसा शुभ्रा, और एक और नाम है पूसा स्नोवाल भी फूलगोभी की फसल है, मतलब किस्म है। और जो सरसों है ये पूसा स्वर्णिम इसकी मतलब किस्म है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी। 99 है, स्विस चीज़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। तो स्विस चीज़ में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? प्रिपियोनोबैक्टीरियम सरमैनाई, ठीक है। 100 है, गाइनिकोमेस्टिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः XXY होते हैं, ठीक है। 101 है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, सही है। और बसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K है, सही है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो गया इसका डी, तीनों सही हैं, ठीक है। 102 है, किसी वस्तु का भार होता है? तो जो कोई भी वस्तु जो होती है उसका भार जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। याद रखना, ध्रुवों पे अधिकतम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है, जल का अपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? ये 277.15 केल्विन ताप पे होता है। 104 है, नीले एवं बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है, सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। घास का हरा रंग जो है वो दिखाई देता है क्योंकि ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, नहीं,
अवशोषित नहीं करती है बल्कि हरे रंग के प्रकाश को टकरा के वापस भेज देती है, ठीक है, इसलिए घास का रंग हरा दिखाई देता है। राइट आंसर हो गया बी, 1 और 2 सही है। 105 है, कार के पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण। क्वेश्चन 106 है, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2022 में भारत ने 49वां स्थान प्राप्त किया, तो पहला गलत है, ये 49वां नहीं प्राप्त किया था, 40वां स्थान प्राप्त किया। इसका मूल उद्देश्य नवाचारों और तकनीकों को सामाजिक आर्थिक चुनौतियों एवं बदलावों में शामिल करना है, ये सही है, ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका बी। 107 है, किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, तो R वेंकटरमणी को। विश्व हरित शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने 48 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई और ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो इसमें कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं, तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, राइट आंसर इसका सी हो गया। तो 48 नहीं बल्कि 50 वस्त्रों की सूची जारी की थी यूनेस्को ने। 110 है, किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम अफसपा को और 6 महीने के लिए मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, तो किसको बढ़ाया गया है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में, याद रखना ये। 111 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नोबेल पुरस्कार 2022 का दे रखा है, ठीक है, 2022 के नोबेल दे रखे हैं, आप 2023 के पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 2023 के आ गए उनको आप पढ़िए। 112 है, हाल ही में किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया, तो ये बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, ठीक। 113 है, हाल ही में एनी एनॉक्स को वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक मिनट, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है, ठीक है, तो सही है ये। 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो गया इसका सी, डी, मतलब दोनों सही हैं, एक भी गलत नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो गया है डी, ठीक है। 114 है, हाल ही में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है लेह में। और कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, ये करेगा गोवा, याद रखना गोवा करेगा, ठीक है, और 37वें की करेगा ये गोवा, और 36वें का किया था। 36वें राष्ट्रीय खेल में एक नया खेल जोड़ा गया था, योगासन, और जो 36वां राष्ट्रीय खेल था इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, इसका समापन जो है सूरत में हुआ था, और ये शुभंकर इसका है सावज 36वें का। 116 है, हाल ही में किसने एजुकेशनल 4.0 रिपोर्ट जारी की है, तो 4.0 एजुकेशनल 4.0 रिपोर्ट जो है ये, सॉरी यूनेस्को नहीं, ये विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है, ठीक है। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, तो ये जीता है हैदराबाद ने। और भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया गया, तो ये भारत और अमेरिका के बीच। 119 है, ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं हम यहाँ स्किप कर देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, और बाकी अदर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, जीके जीएस के जो हैं। 129 है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन जो संघ है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। देखिए 8-10 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 11-12 क्वेश्चन, आप PYQs लगा लेंगे तो आपके रीजनिंग आराम से बन जाएगी, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। 130 है, कृषि लागत एवं मूल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये पूछा है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक। तो कृषि मूल आयोग की स्थापना खाद्य मूल नीति की सिफारिश पर 1975 में हुई, पहला गलत है, और दूसरा भी गलत है। तो देखिए इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, मतलब 1965 में हुई थी, 1964 में सिफारिश आई थी, उसके आधार पे 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, कृषि मूल आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल आयोग किया गया था 1985 में। तो दोनों गलत हैं, ये राइट आंसर इसका डी होगा, ना तो एक ना ही दो, कोई एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट है 131, रैंचिंग खेती, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में ज़्यादातर। रैंचिंग खेती का संबंध, तो रैंचिंग खेती जो है इसका संबंध है केवल पशुचारण से।
पशुचारण से जुड़ी हुई है रैंचिंग खेती। इसमें क्या होता है कि इस खेती में भूमि की जुताई बुआई नहीं होती है, बल्कि ये चारागाह होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के पशु जो होते हैं उनको चराया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरी पालने वालों को रैंचर की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसको कहते हैं रैंचिंग खेती। ठीक है। 132 है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? ये है मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। ठीक है। 133 है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम दे रखे हैं और इधर उनका प्रारंभ होने वाला वर्ष दे रखा है, तो इनको करना है मैच। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2006 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुभारंभ हुआ 2007-8 में। स्वजल धारा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई 2002 में। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान, ये 2019 में। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019। राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड के कारण होता है, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण, लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण, करेले में कड़वाहट जो है वो ओलियोरेसिन के कारण नहीं होती है, बल्कि ये मेमोडिक कोसाइट या फिर टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन इसके कारण होती है। ठीक है। तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 135 है, दशहरा एवं नीलम की संकर से उत्पन्न आम की प्रजाति है, तो कौन सी है ये प्रजाति? ये है आम्रपाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। 137 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या ये है 3892। और भारत में जनसंख्या घनत्व बताना है, इससे संबंधित ये भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। ठीक है, निरंतर बढ़ा है, याद रखना, इस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन। 129 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है कब तक? तो अब ये लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। 140 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये हमारे 140 क्वेश्चन हो गए और जीएस में 140 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।